नमस्कार सभी को। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। टॉपिक सेम है, मतलब इट्स अ थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक कि प्री ब्रिटिश इकोनॉमी को हमने पिछले लेक्चर्स में लिया था। ये अंतिम लेक्चर है। इसमें कुछ पोर्शन रहता है, थोड़ा पोर्शन है, और इसको हमने सब डिवाइड किया है विलेज, कम्युनिटी एंड जजमानी सिस्टम के। पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने डिफरेंट इंडस्ट्री की बात कही कि कैसे एमर्ज हुई इंडस्ट्री, और फिर उसके ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की कि पूरी जो एक व्यवस्था है ट्रेडिंग की, बैंकिंग की, या स्टेट की, या अर्बनाइजेशन की, वो कैसे एमर्ज होती है प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेचुरल सी बात है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का एक आधार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो वहां से पैदा हो रहा है, और बहुत एरिया जो है वो पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा जो है वो इस एरिया में रहती है बजाय के शहरों की। तो नेचुरल सी बात है कि जब एक एस्टेब्लिशमेंट जब एम्पायर की हो रही है, और जिस तरीके से गांव बसे हैं, या जिस तरीके की व्यवस्थाएं, परंपराएं वहां पर प्रचलन में आई हैं या प्रचलित हुई हैं, उनका यहाँ पर जिक्र करना लाजमी हो जाता है। तो वही एस्पेक्ट हम आज का अपना जो ये थर्ड पार्ट है अपने इस वीडियो का, इसमें हम लेंगे। देखिए, विलेज कम्युनिटी के बारे में या विलेज के बारे में या देहात के बारे में मेन परसेप्शन क्या है? अल्बरेनी हमारे यहाँ आते हैं, तो तहकीकात करते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में लिखते हैं कि इंडियन जो सोसाइटी है वो रिजिड और ट्रेडिशनल है। नेचुरल सी बात है कि जब वो एक हिस्टोरियन आता है, यहाँ के बारे में डिटेल देता है, जिक्र करता है, और उसी के आधार पर डिफरेंट जो हिस्टोरियन हैं वो अपना व्यू बनाते हैं। उसी तरीके की हिस्टोग्राफी होती है। तो ऐसे में जो उधार ली गई जानकारी है उसको, उसके ऊपर फिर आगे इतिहास लेखन होता है। ऐसे ही व्यू को लेकर के कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जो स्ट्राटिफिकेशन नहीं है सोसाइटी, नॉन स्ट्राटिफाइड है, अनचेंजिंग है, स्टैग्नेंट है सोसाइटी जो है। तो ये परसेप्शन जो डेवलप होता है, ये उन सोर्सेज के आधार पर डेवलप होता है जो हमारे पास अवेलेबल है। उनको जब हम स्टडी करते हैं तब हम एक अपना विचार, अपना एक परसेप्शन डेवलप करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब तक आप सोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी पूरे स्ट्रक्चर की, क्योंकि जिस एस्पेक्ट को हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी, ये सीधा सा समाज से रिलेटेड है, समाज की परंपराओं से रिलेटेड है, लोगों के भौतिक जीवन से रिलेटेड है। जो लिटरेरी कल्चर है किस तरीके से पैदा होती है, उससे ये रिलेटेड है। तो ऐसे संदर्भ या ऐसे जो क्षेत्र जहां पर बहुत ही संजीदगी के साथ हमें अपना काम करना होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सभी तरह के सोर्सेज को एक्सप्लोर करें। तो इन परसेप्शंस को तोड़ने के लिए दूसरे फर्दर हिस्टोरियंस हैं जो काम करते हैं इस पे, विलेज कम्युनिटी पे, पर्टिकुलरली देहात पे। मार्क्सिस्ट जो हिस्टोग्राफर्स हैं उन्होंने काम किया है, उन एस्पेक्ट्स को छोड़ने की कोशिश की, और उनमें से एक महत्वपूर्ण है हमारे पास प्रोफेसर इरफान हबीब, जो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, उनका मेजर वो है वर्क। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, या जो प्रोफेसर इरफान हबीब का जो थीसिस आया उसके बाद भी बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो बहुत से काम और उसके ऊपर आए
तो लेकिन हम यहाँ उसके हिस्टोग्राफिकल एस्पेक्ट पे ना जा करके प्रोफेसर इरफान हबीब ने क्या कहा विलेज कम्युनिटी के बारे में, लगता है कि उसमें वो स्ट्रैटिफाइड है, हाईली स्ट्रैटिफाइड है, सेगमेंटेड जो है और उसका जो बेसिस है वो कास्ट है, उसके जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कास्ट ग्रुपिंग के आधार पर है, सोशल मोबिलिटी है ग्रुप्स के अंदर, जो सबसे बड़ी मेन फीचर उस वक्त की है। विद इन द कास्ट सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है, तो उसको आप स्टैग्नेंट या अनचेंजिंग या ट्रेडिशनल या रिजिड नहीं कह सकते हैं। तो ये इरफान हबीब ने अपने थीसिस के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद तो और मैं पर्टिकुलरली राजस्थान के ऊपर काम एचएल बदानी का है और पंजाब के ऊपर काम प्रोफेसर चेतन सिंह का है। तो ये ऐसे काम हुए हैं रीजनल हिस्ट्री के ऊपर भी जो हमें उस सोशल मोबिलिटी के बारे में जिक्र करते हैं और जो हम दिखाते हैं हमें कि सोसाइटी जो है वो रिजिड या ट्रेडिशनल या स्टैग्नेंट नहीं है, वो स्ट्रैटिफाइड है अच्छे तरीके से, उसमें स्तर हैं। इसकी जो बात थी। अब हम बात करते हैं कि सोशल फॉर्मेशन जो है वो विलेज लेवल पर वो कैसे हो रही है, विलेज सोसाइटी कैसी दिखती है। हमें देखो, आप जब गांव की बात करते हैं है कि भी गांव बसता कैसे है, मोहल्लों में बसता है, गलियों में बसता है, घर कैसे होते हैं। नॉर्मली आप अगर आज के टाइम में देखो गांव को, तो कोई बहुत ज्यादा दूर का समय नहीं है जिसकी हम बात कह रहे हैं। अभी भी आप अगर ट्रेडिशनल जो विलेज सोसाइटी है जहां पर है वहां देखें तो गलियां बनी हुई हैं जिसको पाने बोलते हैं, या मोहल्ले बने हुए हैं। तो एक मोहल्ले में एक ही गली के अंदर एक ही कास्ट के लोग मिलेंगे। मल्टी कास्ट भी हैं, सिंगल कास्ट विलेजेस भी हमारे पास हमारे स्टडी के दौरान अवेलेबल हैं। हर कम्युनिटी के लोग, हर कास्ट के लोग आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक कास्ट का एक पेशा, उसका प्रोफेशन, उसका सोशल स्टेटस, ये एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है और उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत सारी गतिशीलता भी देखने को मिलती है, मोबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो उसी को हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम देहात की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, जो इलीट क्लास है उसके अंदर 13th सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो राइज की बात करते हैं, राणा राउट्स का जिक्र करते हैं, जो अपर क्लास कहेंगे आप इसे, कास्ट कहेंगे, वो वहां पर हैं। बाद के पीरियड में नॉर्थ इंडिया के अंदर चौधरीज हैं, खत हैं, मुकद्दम्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रामीण जो सोसाइटी है उसके अंदर। सेम जब हम सदर्न पार्ट की बात करते हैं तो वहां पर पाटिल्स हैं, बलूतेदार्स हैं, अग्यार हैं, मशोकादार्स हैं। ये उसी तरीके की क्लासेस हैं जो हमें नर्दन पार्ट में राय राणा राउत्स के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे ही हमारे पास शुरुआत होती है, लैंड ग्रांट्स की शुरुआत होती है, राज्य एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, तो गांव में 14th सेंचुरी के आसपास एक बड़ा ग्रुप हमें देखने को मिलता है जमींदार्स का, डिफरेंट कास्ट का। उनके पास लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है और वो एक रसूखेदार के तौर पर गांव के का एक प्रतिनिधि के तौर पर आप उसे देख सकते हैं, जिसकी जमींदारियां जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होती हैं। वो पावरफुल है, नेचुरल सी बात है, वो लगान एकत्रित करने का कार्य उसको दिया गया है क्योंकि वो अपर है। उसके बदले में उसका जो कमीशन बनता है वो वो अपना प्राप्त करता है। ये जो देहात का सबसे अपर वर्ग है। मुगल एरा तो जमींदार्स के अंदर जो एक अपर क्लास के अंदर आता है, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो पैटर्न है उनके राइट्स का, वो पर्टिकुलर कास्ट या क्लैन के साथ जोड़ा जाता था कि वो किस कास्ट का या किस क्लैन का है। उसी तरीके से उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते थे रूरल एरिया के अंदर जो एलिट क्लास थी, पर्टिकुलरली जमींदार। कई बार जब राजा कमजोर है या जमींदारी
का जो मालिक है वो नहीं चाहता कि मैं प्रॉपर लगान राजा को दूं, तो वो रिवोल्ट कर देता था। रिवोल्ट कर देता था तो जो लोकल लोग हैं वो उसका साथ देते थे जमींदार का। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उसके क्लैन और उसकी कास्ट के उसमें होते थे और उनको इमीडिएट लेन देन उस जमींदार के साथ होता था। तो मोस्टली जो लोग होते थे, जब भी कोई जमींदार रिवोल्ट करता था, लोकल जो वहां की बॉडीज हैं वो जमींदार के साथ हुआ करती थी। तो इस तरीके से जब हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, तो ये जो अपर क्लास है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है विलेज कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें पीजेंट्स और एग्रीकल्चर लेबर्स है। पीजेंट कई कैटेगरीज हमें उस वक्त में मिलती हैं पीजेंट्स की। उनका भी वो भी कास्ट के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर बंटे हुए हैं। पहली जो कैटेगरी है वो रिच पीजेंट्स की मिलती है हमें, उच्च वर्ग का जो किसान है, बड़ा जो किसान है जिसके पास जमीन है, एंड ही वाज नोन एज अ खुद कास्ट, जिसके पास अपनी जमीन है, अपने हल है, अपने बैल है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास अपना है। नॉर्दर्न इंडिया में इज नोन एज अ खुद कास्ट, सेंट्रल इंडिया में थानी और वेस्टर्न इंडिया में इज नोन एज अ पाटिल। ये ऐसे नाम हैं जो रीजन वाइज हमें ड्यूरिंग स्टडीज वो रीजनल जो लिटरेचर है उसके अंदर हमें ये मिलते हैं। ये प्रिविलेज्ड क्लास है, ये ऑनर हैं लैंड के, इनके पास एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है और अपनी लैंड को ये कल्टीवेट करते हैं, हायर्ड लेबर के साथ भी करते हैं और अपनी जो फैमिली वो है उसके साथ भी ये इसको करते हैं। सो ये एक बड़ा वर्ग है लेबर खुद कास्ट का। उसके बाद ऑर्डिनरी पीजेंट्स हैं, दे आर नोन एज अ रियाया, रैयत, रेजा, कार्स, बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिलती हैं। ये मेजोरिटी में है विलेजेस के अंदर। और इनके लिए टर्म यूज होता है पाई कास्ट। ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट विलेजर के कल्टीवेटर्स हैं, इनके पास अपनी लैंड भी है, लेकिन ये माइग्रेट होकर के दूसरे गांव से आते हैं और जो खुद कास्ट हैं उनके साथ भी ये काम करते हुए नजर आते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है पीजेंट लेबर्स की, दे आर द मुजाराज, मिरासदार। इनके पास ना जमीन है, ना हल है, ना बैल है, ये टेनेंट्स के तौर पर, एक लेबरर के तौर पर काम करते हैं, हमेशा सुपीरियर कास्ट के साथ। और या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सर्विसेज हैं, जंगल को काट करके कल्टीएबल लैंड बना लेना, ऐसे काम भी ये करते थे। और जो सरप्लस लैंड होती थी उसको ये कल्टीवेट करते थे। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी हमारे पास पर्टिकुलरली राजस्थान या ऐसे मरु इलाके के अंदर देखने को मिलती है, दे आर द शेयर क्रॉपर्स। राजस्थानी डॉक्यूमेंट्स में इनको साझेदार कहा गया है। ये भी पीजेंट लेबर के तरीके से होते थे, लेकिन इनके पास अपनी जमीन भी कई बार होती थी और एक साझेदारी के तौर पर ये अपर जो क्लास है उसके यहाँ खेती किया करते थे। जब हम जमींदारों की बात कर ली, एलिट क्लास की बात कर ली, हमने किसानों की बात कर ली कि चाहे वो खुद कास्ट है, पाए कास्ट है, या मुजाराज हैं, या शेयर साझेदार हैं, ये सारे मिलकर के उस गांव की एक रचना करते हुए नजर आते हैं। जिस गांव की आप अगर आप एक बार आंख बंद करके एक पिक्चर, अगर आप इमेज आप बनाना चाहो विलेज की, तो उस हायरार्की के अंदर एक और वर्ग आता था, दे आर नोन एज अ विलेज सर्वेंट। ये नॉन एग्रीकल्चरल आप क्लास इसको कह लीजिएगा, कि जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, बट वो गांव के बासिंदे हैं, वो गांव में रहते हैं एज एन सर्वेंट। लेकिन कभी कभी वो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनके पास थोड़ी अपनी जमीन है या नहीं है,
लेकिन वो एग्रीकल्चरल जो टास्क हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं मदद करते हैं, बट सेपरेटली वो डिफरेंट प्रोफेशन के साथ संबंध रखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैकस्मिथ गाँव का लोहार है, जो मैन्युफैक्चरर है, सारे एग्रीकल्चरल टूल्स गाँव के वो बनाता है। इसके अलावा कारपेंटर है, वुडवर्क करता है, बार्बर विलेज का जो नाई है, वॉशरमैन है, गाँव का धोबी है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सर्वेंट्स हैं, महाराष्ट्र का तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 12 सर्वेंट के आसपास, 12 बलूच के आसपास का ज़िक्र किया गया है कि एक गाँव के अंदर 10 से 12 इस तरीके के जो प्रोफ़ेशन थे वो इन्वॉल्व होते थे। वो मिलकर के भी एक विलेज कम्युनिटी का निर्माण करते थे। इसके अलावा विलेज का अकाउंटेंट होता था अपना पटवारी, उसकी ड्यूटीज़ होती थी, आइन तो बाकायदा स्पेसिफाइड करता है उसको कि वो एम्प्लॉइज़ के बिहाफ़ पे जो एग्रीकल्चरल लिस्ट हैं, किसान उनके बिहाफ़ पे एम्प्लॉयड किया जाता था और वो सारे गाँव का रिकॉर्ड रखता था, पूरे रकबे का रिकॉर्ड रखता था। किसने कौन-सी फसल बोई है, पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता था और ये पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में आकर के तो बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाती थी। गाँव की प्रत्येक जो ज़िम्मेदारी है, वो इसकी बनती थी। लेटर पीरियड के अंदर तो ये बहुत पावरफुल गाँव के लेवल पर जो पटवारी है, वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से गाँव के अंदर एक अपर क्लास से लेकर के लोअर क्लास तक की एक बाकायदा स्तरीकृत एक स्तर के ऊपर व्यवस्था हमें नज़र आती है। तो ये शो करता है कि जो ऑलरेडी हिस्टोरियंस जो ज़िक्र करते हैं कि स्टैग्नेंट है या ट्रेडिशनल है या कोई स्तर नहीं है, स्ट्रैटिफ़िकेशन नहीं है सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटिफ़ाइड सोसाइटी हमें बाकायदा क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है कि किस तरीके के वर्ग हैं, कास्ट हैं और उनके अंदर जो मोबिलिटी है, वो हमें प्रॉपर नज़र आती है जिसके अब वो स्ट्रैटिफ़िकेशन किस तरीके का है, डिफरेंट तरीके से है। एक तो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफ़िकेशन है। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफ़िकेशन में हम 2 कैटेगरीज़ में अंदर इसको रखते हैं। एक तो रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटिफ़िकेशन है। आपस में भी किस तरीके से वो स्तरीकरण हुआ। एक तो बीज किसके पास है या नहीं है, बैल किसके पास है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट किसके पास है, प्रेसियन व्हील जो बेसिकली रहट जिसको आप कह सकते हैं, कुएँ किसके पास हैं, इरिगेशन के और साधन किसके पास हैं, ये एक बड़ा आधार था उस स्ट्रैटिफ़िकेशन का। तो वो हमें नज़र आता है कि इकोनॉमिक जो स्ट्रैटिफ़िकेशन है एक, वो रूरल सोसाइटी का एक अहम अंग है उस काल के अंदर। दूसरा जो स्ट्रैटिफ़िकेशन आता है कि एक व्यक्ति किस तरीके की फसलें बोता है, क्रॉप पैटर्न उसका क्या है। फॉर एन एग्जांपल जो लोग कैश क्रॉप्स हैं, जिसको जो कपास है, नील है, ऐसी जो फसलें बोते हैं, तो वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कमर्शियल क्रॉप्स हैं तो उनका आपको कैश के अंदर इनाम मिलेगा, आप उसको मार्केट के अंदर बेचेंगे, तो नेचुरल सी बात है वो अपर क्लास में होगा या रिच क्लास के अंदर होगा। इसके अलावा दूसरा जो फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करता है जिसकी मार्केट में वैल्यू भी कम है और उतना दाम उसको नहीं मिलता है, तो वो लोअर क्लास के अंदर आएगा। इसी तरीके से जो 1 साल में अगर कोई फसल काट रहा है, उसका अलग है। 1 साल में अगर कोई एक फसल ले रहा है, उसका जो सोशल स्टेटस डिफरेंट मिलेगा और 1 साल में जो 4 से 5 फसल ले रहा है, उसका सोशल स्टेटस आपको डिफरेंट मिलेगा। किसके पास किस तरह की ज़मीन है, बंजर है, उपजाऊ है, कैसी है, जंगलात की है, कैसी है, ये सारी ऐसी बातें थी जो एक जो रूरल एरिया के अंदर स्ट्रैटिफ़िकेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको वो चलाती थी। तो इसके अलावा दूसरा जो स्ट्रैटिफ़िकेशन हमें इकोनॉमिक के साथ आता है, वो सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन नज़र आता है। सामाजिक आधार पर स्ट्रैटिफ़िकेशन भी हमें देखने को मिलता है, जो कास्ट बेस है। हायर क्लास जो है वो देखने को मिलती है। अब हायर क्लास को कम पे करना पड़ता था और जो लोअर क्लास है, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था। तो इस तरीके से प्योरिटी और इम्प्योरिटी ये भी एक
किसी कास्ट की प्योरिटी और इम्प्योरिटी, ये भी एक तरीका था स्ट्रैटिफिकेशन का, ये भी एक प्रोसेस था। और कास्ट के आधार पर एक स्ट्रैटिफिकेशन है, कौन सी लोअर क्लास है, कौन सी अपर क्लास है, ये स्ट्रैटिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से 3-4 मेजर एस्पेक्ट जो सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, वो वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा अमीर और गरीब के आधार पर भी जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता था। वो ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो आपके सोशल स्टेटस को बताया करती थी। इसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। जो एक और एस्पेक्ट था कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं जो सोसाइटी है और वो सेडेंटरी जो है एग्रीकल्चरिस्ट, इनके बीच का रिलेशन क्या है। डीडी कोसाम्बी अपनी किताब लिखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो एक्सप्लेन करते हैं कि वंस ट्राइब्स गॉट असिमिलेटेड इनटू द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर दैट दे बीइंग फ्यूज्ड इनटू ए जनरल सोसाइटी, कि अगर ट्राइब्स एक बार उस सोशल स्ट्रक्चर में एंटर हो गई तो वो उस जनरल जो सामान्य जो सोसाइटी है, सामान्य जो ग्रामीण समाज है, उसका हिस्सा बन जाती है। Then he wrote, their status in the hierarchical Varna category largely dependent on the profession they pursued. कि उनका जो स्टेटस है उस ढांचे के अंदर, वो स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता था कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं। उसी प्रोफेशन के आधार से उनकी जाति, उनका सोशल स्टेटस तय हो जाता था। तो ये हमें क्लियरली सोशल मोबिलिटी भी हमें नजर आती है। एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज हैं, जनरली स्पीकिंग, जो उन्होंने पीजेंट जो क्लास है वो उसको चूज किया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जो सेटल्ड हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में आए और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो मिडिवल इंडिया के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर पैदा की। जैसे जाट्स, डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि 8th सेंचुरी तक दे आर द पेस्टोरल सोसाइटी ऑफ अ सिंध के अंदर आपको मिलते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते अकबर के काल में दे आर द जमींदार्स। अपर क्लास के अंदर जमींदार के जो कैटेगरी है सोशल स्टेटस के अंदर, वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से गखर्स हैं, खोखर्स हैं, भट्टीज हैं, गुजर्स हैं। ये वो पेस्ट्रोल क्लासेस थी जो धीरे धीरे लैंड ऑनिंग के उसमें आई, एक किसान की भूमिका में आई, देन जमींदार्स की भूमिका में आई। जितनी ट्राइब्स थी जिन्होंने एग्रीकल्चर को ऑप्ट किया, ये ट्राइब्स, चाहे वो जाट्स हैं, चाहे वो गखर्स हैं, खोखर्स हैं, भट्टीज हैं, गुज्जर्स हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट होने के साथ साथ मिलिट्री मैन भी है, मिलिट्री सर्विसेज भी इन्होंने अपने उस प्रोफेशन के दौरान किया। तो ये एक पेड क्लास भी थी एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टेट, बाद में आकर के स्टेट के साथ काम भी करती है। तो इस तरीके की जो पेस्ट्रोल जो सोसाइटी है उससे जो एक सेट एग्रीकल्चरल जो व्यवस्था है, सेडेंट्री जो व्यवस्था है, उसके अंदर भी ये मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर वो असेमिलेशन किस तरीके से हुआ भैया, वो आत्मसात उसको कैसे किया। अब असेमिलेशन बेसिकली डिपेंड ऑन द पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। एक जाति ने, एक ट्राइब ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसी के आधार पर उसने उस व्यवस्था को अपना लिया। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट है तो आपका जो आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है, असेमिलेशन की जो प्रक्रिया है, वो भी फास्ट हो जाएगी। During this period, since state interest was in expanding cultivation to maximize the revenue return, it often resulted in the clashes between the two. यही कारण, यही स्तरीकरण
कई बार उनके झगड़े का कारण भी बनता था। जो सोसाइटीज पेस्ट्रोल या ट्राइबल सोसाइटी से मेन स्ट्रीम में आई, वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर के आई एग्जिस्टिंग रूरल एरियाज के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर एक मल्टी लेयर्ड हायरार्की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की जो है, उसका भी हमें प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब इनके रिलेशंस कैसे हैं कि जो पेस्ट्रोलिस्ट सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, और जो स्थायी तौर पर रहने वाली सोसाइटी है, वो कैसे आपस में कैसे एक्सचेंज कर रही है। कि जो भैया ट्राइबल जो सोसाइटी है, पर्टिकुलरली जो पेस्ट्रोलिस्ट हैं, भी उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्राफ्ट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली, वो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है। उसके लिए वो दो तरीके के अपना रहे हैं। एक तो या तो वो लूट मार कर रहे हैं, जैसा कि निकोलो मनुची अपने मेमोर में लिखता है, भट्टीज हैं, वो लक्ची के जंगल में भारी मात्रा में लूट मार करते हैं भट्टीज। या तो वो करे जो ट्राइबल्स हैं, और बहुत सी कम्युनिटीज का जिक्र मिलता है कि वो लूटमार करते हैं इलाकों के अंदर। दूसरा, वो ट्राइब्स एग्रीकल्चरिस्ट के साथ ट्रेड करती हैं, जैसे लोहानी अफगान्स हैं, ट्राइबल ट्रेडर्स हैं गजनी के रीजन में, और उनके माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? ट्रेड। वो यहाँ के इलाकों के साथ व्यापार भी करते थे। दूसरा, ये पेस्ट्रोल जो सोसाइटी है, ये अर्बन सेंटर्स के साथ भी काम करती थी। अर्बन सेंटर्स के साथ, फॉर एग्जांपल, वो जितना भी प्रोडक्शन वहां का होता है, चाहे गम है, जो गोंद है, घी है, वैक्स है, टिम्बर है, रॉ वूल है, ये सारे पेस्ट्रोल सोसाइटी के प्रोडक्ट थे जो अर्बन एरियाज के अंदर आते थे, और बदले में उनको वहां से फूड ग्रेन्स या और बहुत सारी चीजें मिलती थी। या पंजाब के गुजर हैं, वो भी इसी एक्सचेंज के ऊपर आधारित थे, एक सीजनल उनका मूवमेंट चलता था। जूनास हैं, खातीज ऑफ पंजाब हैं, ये बटर सप्लाई करते थे टाउन्स को। हिसार का तो बटर, हिसार फिरोजा की सरकार का जो बटर है, वो रॉयल किचन में जाता था, इतनी मात्रा के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जो घी है। इसी तरीके से अबोर और मिरीज ट्राइब्स हैं असम की, जो गम सप्लाई करती हैं, गोंद सप्लाई करती हैं मार्केट को, वैक्स, हनी, ये सारे जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, जंगलों में पैदा होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो इस छोटे ट्रेड के द्वारा सेटलमेंट्स के अंदर, जो ऑलरेडी सेटल्ड जो सोसाइटीज हैं, चाहे वो छोटे कस्बों में हैं, अर्बन एरियाज में हैं, या गांवों के अंदर हैं, वो वहां पर पहुंचता था। तो इस तरीके से जो विलेज जो सोसाइटी है, वो हमें रूप लेती हुई नजर आती है। फिर हम बात करते हैं कास्ट रूरल सोसाइटी में कैसे रोल। हम कास्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज वो टॉपिक डिफरेंट है, फॉर्मेशन ऑफ द कास्ट या इमरजेंस ऑफ द कास्ट, उसकी हम बात नहीं करेंगे। कास्ट एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो कास्ट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडियन सोशल सिस्टम का, मेडिवल सोसाइटी के टाइम के अंदर भी। और इसने सुपीरियर, इसमें एक बात है कि जो सुपीरियर कास्ट है, उसने जो लोअर क्लासेस हैं, उनका उसने शोषण किया। 1808 का एक खसरा का रिकॉर्ड हमें परगना जयपुर का मिलता है। देखिए किस तरीके से उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि जो ऑर्डिनरी लोअर कास्ट का कल्टीवेटर है, उसे पर बीघा 2 रुपया रेवेन्यू देना पड़ता है। महाजन और ब्राह्मण को 1.5 रुपया, और चौधरी और राजपूत को 1 रुपया 25 पैसे। जबकि चौधरी और राजपूत के पास जमीन भी ज्यादा है, एग्रीकल्चर, बट एक ऑर्डिनरी जो किसान है, ही बिलोंग टू ए लोअर कास्ट, इसलिए उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो जो कास्ट है, वो किस तरीके से उस सिस्टम के अंदर एमर्ज होती है, और किस तरीके से वो एक शोषण का भी आधार बनती है।
उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, जबकि अपर क्लास के पास ऑर्डिनरी रियायत है। लैंड होल्डिंग भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, कैटल्स भी ज्यादा है उनके पास। सुपीरियर कास्ट के पास कैश क्रॉप है, वाटर इरिगेशन के उनके पास प्रॉपर साधन है, रहट है उनके पास, बैल है उनके पास, और उपकरण है उनके पास। तो इस तरीके से जो कास्ट है, कास्ट के अंदर विद इन द कास्ट भी हमें ये शोषण जो है वो देखने को मिलता है। तो मेडिवल सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम भी एक आर्थिक शोषण का आधार बनती है, सामाजिक का आधार है ही, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम भी एक उसकी जो उसकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके देख करके तो वो उसके शोषण का है। एक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, एक डाटा है ये बेसिकली जालौर जो है राजस्थान का इलाका है। प्रोफेसर एच एल मदानी ने उस पर काम किया है, उन्हीं की किताब से मैंने ये डाटा लिया है। तो इसमें आप देखिए कि पर्शियन व्हील जो एक रहट है उसकी ओनरशिप कैसे हमें नजर आती है। देखिए राजपूत कि मैं कर्सर ले जा रहा हूं, 232 पर्शियन व्हील है और 40% को कवर करते हैं। ब्राह्मण्स, कारपेंटर्स, और डिटेल है इसमें 16-17 की डिटेल है। तो ऑनरशिप जो पर्शियन व्हील की है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? राजपूत के पास है। लगान सबसे कम दे रहे हैं। ऑर्डिनरी जो किसान है जिसके पास साधन नहीं है बट ही बिलोंग टू ए लोअर कास्ट, उसको लगान ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो शोषण है इकोनॉमिक लेवल पर, ये भी उस वक्त के विलेज कम्युनिटी का एक फीचर हमें नजर आता है। दूसरी, कास्ट के अंदर मोबिलिटी हमें कैसे नजर आती है, एक गतिशीलता कैसे हमें नजर आती है। चेतन सिंह ने आर्ग्यू किया है कि द रीजन एंड एम्पायर इनका एक किताब है, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है वो, जो पंजाब के ऊपर लिखता है। पंजाब इन 17th सेंचुरी, जो पंजाब का पंजाब मींस नॉर्दर्न इंडिया आप लगाइए, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है उस समय में। तो उस पूरे नॉर्दर्न इंडिया की सोसाइटी को एक जरिए से देखता है और लिखता है कि द एनक्रोचमेंट ऑफ द मार्केट क्रिएटेड पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रेटर सोशल मोबिलिटी इन रूरल कम्युनिटी। कि जितनी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो रूरल इकोनॉमी के अंदर, रूरल कम्युनिटी के अंदर उस मोबिलिटी को बढ़ा देती थी। हाई डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन इन द रूरल एरिया अपीयर टू बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर इंस्ट्रूमेंटल इन द सोशल। क्रॉप्स का कमर्शलाइजेशन, न्यू टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्रिएट द न्यू इंडस्ट्रियल कास्ट, पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपके यहाँ धुनियास, रंगरेज, दर्जी, जुलाहाज, कितनी ऐसी कास्ट हैं जो एक प्रोफेशन से निकली है। तो जो प्रोफेशन बेस्ड क्लास हैं वो भी किसी ना किसी रूप में आने वाले टाइम के अंदर उस सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती हैं, और वो अपने साथ अपनी प्रीवियस, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो सोशल स्टेटस है, या ट्राइब है, या सा क्लैन है, उसके साथ वो अपना कल्चर लेकर के चलती है। तो ये जो मोबिलिटी है विद इन द कास्ट, विद इन द प्रोफेशन, ये भी उस वक्त के ग्रामीण समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और ये सोशल ग्रुप्स का एक माइग्रेशन दिखता है, एक गांव से दूसरे गांव, एक कास्ट से दूसरी कास्ट, और गांव से बड़े शहरों की तरफ, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन के तहत। और वो अपने साथ एक हेजेमनिक जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं उसको भी क्रिएट करती हुई नजर आती है। अब मुल्ला दाऊद है, अब वो कैसे है? अब ब्राह्मण है लेकिन इज अ ऑनर ऑफ ए टांडा, बैलों के बहुत बड़े काफिले का मालिक है जो पुरी से उड़ीसा की तरफ जा रहा है। मुल्ला दाऊद उसको रिकॉर्ड करता है अपने वर्क के अंदर।
बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हमें जो राजस्थानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मिलते हैं, जो मुजाराज हैं, जो वेज लेबर हैं गांव के अंदर, उन्होंने बैल रख लिए हैं और गांव के अंदर जमीन भी उनको अलॉट हो गई है और जो पीजेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका सोशल स्टेटस या उनकी कम्युनिटी या उनकी कास्ट जो है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है। इसी तरीके से जो ट्राइबल जो फॉर्मेशन है सोसाइटी की, नोमैड और पेस्टलिस्ट को लेकर के, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये एक तरीके का आप देखें कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें एक सेटल्ड सोसाइटी के अंदर देखने को नजर आता है। तो इस तरीके से जब हम कास्ट मोबिलिटी की बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विलेज कम्युनिटी का। फॉर एन एग्जाम्पल, जाट्स में ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड 18th सेंचुरी के अंदर जो सिंध के अंदर एक पोस्टल ट्राइब के रूप में आपको नजर आता है, लेकिन 16th सेंचुरी के अंदर बड़े जमींदार ग्रुप के अंदर वो आपको नजर आता है। इसी तरीके से झारखंड की, छोटा नागपुर की और मैंगोलैंड, थारूज की, ये नागास की, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो क्षत्रिय के रूप में हमें नजर आती हैं और दे आर नोन एज द राजवंश। इसी तरीके से हमें दक्षिणी भारत के अंदर भी ये बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज जो हैं वो नजर आती हैं जो अपर क्लास के अंदर एमर्ज हुई। तो कास्ट के अंदर एक मोबिलिटी हमें नजर देखने को मिलती है। इसका एक आखिरी जो एस्पेक्ट है, जो सब टॉपिक है हमारे टॉपिक का, जजमानी सिस्टम। देखिए, जजमानी सिस्टम काफी प्राचीन काल से हमें एक दिखता है, डिफरेंट शक्लों के अंदर या डिफरेंट स्तरों पर उसके अंदर दिखता है। ये भी एक विलेज सोसाइटी का फीचर है। ग्रामीण जो समाज है, ग्रामीण जो समुदाय है, उसकी एक खास विशेषता है। ये एक इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है जो मिडिवल इंडियन विलेजेस के अंदर मिलता है, जिसके अंदर जो लोअर क्लास है वो एक सर्वेंट के तौर पर काम करेगी अपर क्लास के लिए, और जो ऑक्यूपेशनल क्लासेस हैं जितनी भी, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगी क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। उनको फूड ग्रेन चाहिए, उनको और चीजें चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपर जो क्लास है या गांव के बाकी जो लोग हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में उनको उनसे अनाज मिलेगा या कैश मिलेगा या किसी भी तरीके से कोई सामान मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास ज्यादा मात्रा में घी है, आप घी दे करके बड़े से लोहार से अपना हल बनवा लोगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट आप बनवा लोगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी, दैट इज नोन एज अ जजमानी प्रथा। ये दक्षिणी भारत के अंदर बुल्लुतेदारी, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, उसके नाम से भी ऐसे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं उसके। तो अगर आप इसकी डिटेल्स में बात करें, वाइजर ने इसको एक्सप्लेन किया है, उसकी किताब थी द हिंदू जिस्मानी सिस्टम। वो कहता है कि ये टाइज सर्विसेज हैं जो विलेज के सर्वेंट को पे करनी पड़ती थी। इंडिविजुअल फैमिलीज को कई बार देनी पड़ती थी, पूरे गांव का भी एक जैसे बड़ा ये पूरे गांव का वो काम करेगा, वो उससे मिलती थी। अब बार्बर है, वो पूरे गांव के लिए काम करेगा, तो उसको पूरा गांव अनाज के तौर पर या काइंड कैश के तौर पर उसको पे करेगा सालाना। और इवन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो टेम्पल के जो पुरोहित हैं या जो चारण हैं, जो एंटायर विलेज के लिए काम करते हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए काम करते हैं, वो भी इस तरीके की व्यवस्था का, जजमानी व्यवस्था का एक पार्ट थे। तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं गांव के अंदर। जो विलेज आर्टिजन्स हैं, चाहे वो पॉटर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, बार्बर्स हैं, आयरन स्मिथ्स हैं, वाशरमैन है, कारपेंटर है, रोप मेकर है, कॉबलर है, गोल्ड स्मिथ है, और शार्पनर्स हैं, दे आर नोन एज शिकलीगर्स इन पंजाब। सो बहुत सारी कैटेगरीज हमें एक गांव के अंदर मिलती हैं, और ये सारी कैटेगरीज गांव की अपने गांव के लिए सामूहिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर काम करती हैं, जिनके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। इनका जो रिलेशनशिप है अपने ऑनर के साथ, ये जिसका एक काम करते हैं, वो इस बात को लेकर के तय है कि आप वो गांव नहीं छोड़ेंगे,
या कई बार वो अपने उस राइट को दूसरे को बेच देते थे, कि जब आप उस अपने राइट को बेच रहे हैं, तो लेने वाला जो व्यक्ति है, जो उस राइट को खरीद रहा है, वो व्यक्ति भी उसी तरीके से उनके लिए काम करेगा। साउथ के अंदर इसको कुछ पार्ट में इसको बलूतेदारी कहा गया है। बेसिकली वो 3 कैटेगरीज़ में उन्होंने उसको डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने अब ज़िक्र किया है कि लगभग ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी रूप के अंदर ये एक व्यवस्था थी, क्योंकि ये पैदा हुआ एक पार्ट था। जैसे वो पूरी फेज़ के अंदर जब हम बात करते हैं, तो थोरोली कास्ट जो है, जो आयरन स्मिथ और कारपेंटर्स हैं, महार, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करेंगे वहाँ पर, दे आर द थोरोली कास्ट। मडाही कास्ट, पॉटर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, कॉबलर्स हैं, वाशरमैन हैं, बार्बर्स हैं, ये लोग भी उस कैटेगरी के अंदर आते थे। लास्ट इनके पास ही डकाती कास्ट, जो भाट्स हैं, मौलानाज हैं या रिलीजियस हेड्स हैं उस वक्त के, वो भी पेड़ हैं। गांव में आपके मस्जिद है, मंदिर है, या कोई पूजा पाठ का कार्य है सामूहिक तौर पर, तो वो भी इसका काम करते थे। तो जब हम इस पूरी व्यवस्था को, जजमानी व्यवस्था को जब हम देखते हैं, नो डाउट ये व्यवस्था भी, नेचुरल सी बात है कि ये जनरेट हुई व्यवस्था थी, हमारे ही सामाजिक सिस्टम से उठी एक व्यवस्था थी, जो गांव के सोसाइटी का संचालन करती थी। बट कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी एक शोषण का संस्थान थी, क्योंकि जो वर्कर काम करता था, बहुत बार उसे वो मेहनताना नहीं मिलता था जो उसका अधिकार होता था। और इसने कई बार इंडियन जो सोसाइटी है, उस इंडियन सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, या आप कहें कि जो एक हायरार्की जो क्रिएट हुई, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।